मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला सवाल है हमारा इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। ठीक है, लिस्पेंडेंस क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी बताया था। लिस्पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन। ठीक है, ये एक लैटिन टर्म है लिस्पेंडेंस। इसका मतलब होता है ड्यूरिंग पेंडिंग लिटिगेशन। अगर कोई भी मामला आपका कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो स्वाभाविक है इसमें प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में ही बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है लिस्पेंडेंस जो डॉक्ट्रिन है कि कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसका डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, जिसका मैटर कोर्ट में चल रहा है, उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी का मैटर कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है तब तक जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता। ठीक है, ये सीधा सा प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। ये क्यों होता है? जब मैटर कोर्ट में हो और किसी को जब मैटर कोर्ट में जाता है तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है ना कि ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करता है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट था तभी तो वो मैटर कोर्ट में गया है, और जब तक हम ये क्लियर न कर लें कि ये प्रॉपर्टी पे हक किसका है, किसके पास जो है इसका मालिकाना हक है, तब तक कोई भी उस प्रॉपर्टी को कैसे बेच सकता है, ठीक है, या कैसे किसी को ट्रांसफर कर सकता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को रोकता है जिस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है। ठीक है, the doctrine applies when a suit involving immovable property is pending in court. It prevents parties from selling, transferring or otherwise dealing with the property in a way that could affect the outcome of the lawsuit. ठीक है, आप किसी भी तरीके से न उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं न उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा उस प्रॉपर्टी के साथ नहीं कर सकते हैं जिससे फाइनल वर्डिक्ट जो जज का आएगा, ठीक है, उसका जो आउटकम है उसके ऊपर इफेक्ट पड़े। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है, ठीक है, उसके ऊपर कोई ऐसे मतलब मैनिपुलेट, क्या बोलते हैं उसको, मैनिपुलेट कर देना, प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके से चेंजेस कर देना, ये सारी चीजें ना हो। जिसका प्रॉपर्टी है उसको एज इट इज जो है कोर्ट उसको प्रोवाइड करा दे। ठीक है, इसीलिए ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या है इस डॉक्ट्रिन का? तो इस डॉक्ट्रिन का बेनिफिट यह है कि जिसका भी प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, उसको मतलब फायदा रहता है कि भाई मेरा प्रॉपर्टी है तो मुझे ही मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट दोनों को रहता है, कोर्ट को भी रहता है कि भाई एक ही मैटर में दोनों मतलब प्रॉपर्टी का पूरा खत्म हो जाता है मसला। ठीक है, एफिकेसी बढ़ता है, प्रिवेंट होता है क्या, मल्टीपल सूट। ठीक है, और जो सामने वाला प्रॉपर्टी का मालिक है उसको भी जो है मैनिपुलेट नहीं कर पाए कोई बंदा उस प्रॉपर्टी को, तो उससे जो है सुरक्षा मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के अंदर कवर की गई हैं। दूसरा सवाल है हमारा एक्सटेंशन ऑफ इजमेंट। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ इजमेंट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये समझो इजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आपने समझा पढ़ा होगा या मैंने बताया भी होगा आप लोगों को लेक्चर में कि इजमेंट्री राइट जो होता है वो किसी प्रॉपर्टी पर जब आप यूज करते हो, ठीक है, तो उस पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इजमेंट बाय नेसेसिटी भी होता है, इजमेंट जो है आपको बाय कस्टम भी मिलता है जो शुरू से चलते आ रहा है वो वाला। ठीक है, इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन भी होता है, जो 20 साल किसी प्रॉपर्टी पे रहते आ रहे हो तो उस पे आपका इजमेंट्री राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इजमेंट्री राइट आपको मिलता है कि किसी के प्रॉपर्टी पे आप चल के आ सकते हो, ठीक है, आने जाने का जो रास्ता मिल जाता है, या आपको धूप चाहिए तो किसी को आपके घर से ऊपर प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, आपको एयर का अधिकार है, राइट। तो ये सब चीजें इजमेंट में आती हैं, लेकिन ये जो अधिकार है आपको इजमेंट का उसको खत्म कब किया जा सकता है? सवाल आपसे ये पूछ रहा है एक्सटिंक्शन ऑफ इजमेंट। दूसरा सवाल हमारा ये बोल रहा है मतलब कि इजमेंट राइट का खत्म होना कब खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे 4-5 मेथड है जिससे इजमेंट्री राइट जो है आपका उसको खत्म किया जा सकता है। सबसे पहला है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, मतलब पार्टी के एक्ट के द्वारा पार्टी ऐसा कोई काम करेगा जिससे खत्म हो सकता है। तो इसमें दो तरीके का दिया गया है। पहला है रिलीज,
द डोमिनेंट ओनर वॉलंटरीली रिलीजेस द इजमेंट इन राइटिंग। ठीक है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ईजमेंट एक्ट के अंदर दो तरीके का ओनर होता है, एक होता है डोमिनेंट ओनर, एक होता है सर्विनेंट ओनर। ठीक है, सर्विएंट ओनर। डोमिनेंट ओनर का मतलब क्या, जो ईजमेंट्री राइट का यूज कर रहा है। ठीक है, जो मालिक है, डोमिनेंट कर रहा है मतलब उस ईजमेंट्री राइट को एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, और जिसके प्रॉपर्टी पे वो एक्सरसाइज कर रहा है, किसी न किसी का प्रॉपर्टी तो होगा वो। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा सर्विएंट ओनर, क्योंकि वो आपको सेवा दे रहा है। ठीक है, तो सर्विएंट ओनर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब पार्टी खुद से किसी प्रॉपर्टी के इजमेंट्री राइट को रिलीज कर देता है कि भाई मुझे आपका अब जो है ये रास्ता जो मैं यूज कर रहा था, अब मैं आपका रास्ता यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं कहीं और से जा रहा हूं, तो वो जो है उसका जो इजमेंट्री राइट उस प्रॉपर्टी पर था, उसने उसको रिलीज कर दिया। तो ये रिलीज कौन कर सकता है, डोमिनेंट कर सकता है, क्योंकि वही तो दूसरे के प्रॉपर्टी का यूज कर रहा था ना। तो अगर वो राइटिंग में दे दे कि भाई आज से मैं आपके प्रॉपर्टी का यूज नहीं करूंगा, ठीक है, तो वहां से इजमेंट्री राइट उसका खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया एक तरीके से। दूसरा है when the dominant and servient tenement come into the ownership of the same person, the easement end। इसमें होता है क्या है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक बंदे ने लिख के दिया था ना कि भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी मैं आज से यूज नहीं करूंगा, मैं लिख के देता हूं, तो यहाँ पे खत्म हो गया था। अब मान के चलिए वो बंदा उस प्रॉपर्टी को ही खरीद लेता है जिसपे वो चल रहा था। ठीक है, तो अब दोनों प्रॉपर्टी इसका हो गया। तो जब दोनों प्रॉपर्टी मर्ज हो गया तो वहां पे इजमेंट्री राइट उसको कहां से मिलेगा, वो तो प्रॉपर्टी ही उसका हो गया। ठीक है, इजमेंट्री राइट दूसरे के प्रॉपर्टी पे मिलता है ना, आपके खुद के प्रॉपर्टी पे तो मिलेगा नहीं। तो यही बोल रहा है कि अगर कोई बंदा चाहे तो अपना इजमेंट्री राइट रिलीज करके खत्म कर सकता है, या कोई बंदा चाहे तो जो मतलब सर्विएंट ओनर था उसका प्रॉपर्टी खरीद ले, दोनों प्रॉपर्टी का मालिक वो खुद हो जाए। तो प्रॉपर्टी जैसे ही मर्ज होगा इजमेंट्री राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में बाय रिलीज होता है आप इंड कर सकते हैं, बाय मर्जर होता है आप इंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के अंदर जब कानून के तहत आपको इंड करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इफ द प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर थ्रू विच द इजमेंट इज एक्सरसाइज इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जहां से आपको वो इजमेंट्री राइट आपको मिला था मान के चलिए, ठीक है, अब वहां पे जो है कोई कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया और उस कंपनी ने वहां पे कुछ ऐसे मतलब स्ट्रक्चर बना दिए जहां से आपको रास्ता नहीं मिल सकता। तो ये क्या हो गया, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। अब आपको उस पे नहीं मिलेगा, आपको कहीं और से देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो जिस रास्ते से जा रहा था वो किसी कारण से मान के चलिए वहां भूकंप आ गया, यहाँ वहां या वहां पे कुछ ऐसा मतलब घटना हो गया जहां से वो रास्ता अब बचा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर वहां पे आपका जो लॉफुली वो राइट आपका इजमेंट्री खत्म हो जाता है। दूसरा है इसी के अंदर ऑपरेशन ऑफ लॉ में परमानेंट चेंजेस ऑफ यूज इन द पर्पज फॉर विच द इजमेंट वाज ग्रांटेड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है, किसी बंदे को जो राइट मिला था इजमेंट्री वाला, ठीक है, जिस पर्पज के लिए मिला था वो पर्पज खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर आपका इजमेंट्री राइट भी खत्म हो जाएगा। मान के चलिए आप रह रहे थे इसीलिए आपको आने जाने का रास्ता दिया था। ठीक है, अब वहां पे मान के चलिए वहां पे कोई ऐसा मतलब तालाब वगैरह बना दिया। ठीक है, तो आप रह रहे थे तभी तो आपका दिया था ना इजमेंट्री राइट। अब वहां पे आप कुछ और बना दोगे तो वो तो पर्पज खत्म हो गया ना, जिस पर्पज के लिए आपको दिया गया था। तो जैसे ही पर्पज खत्म होता है लॉ ये बोलता है कि आपका जो इजमेंट्री राइट था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है बाय नॉन यूज, अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर आपको इजमेंट्री राइट मिला था और 20 साल तक आपने उसका यूज नहीं किया, ठीक है, तो अपने आप वो आपका इजमेंट्री राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, किसी ने आपको एग्रीमेंट बना के दिया था, ठीक है, कि भाई मैं तुमको इतने दिनों तक आने जाने दूंगा, 10 साल 20 साल कोई फिक्स पीरियड। ठीक है, जैसे ही वो एक्सपायर होगा आपका इजमेंट्री राइट एंड हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा है रिवोकेशन, इन अ केस ऑफ लाइसेंस टाइप इजमेंट इट कैन बी रिवोक्ड बाय द ग्रांटर
अनलेस इट्स इररिवोकेबल। ठीक है, अगर किसी ने आपको लाइसेंस के तौर पे इजमेंटरी राइट दिया है कि भाई मैं तुमको 6 महीने के लिए आने जाने का समय देता हूँ या 8 महीने के लिए देता हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसा अगर आपको लाइसेंस तौर पे दिया है और उसमें लिखा गया है कि अगर आप ये टर्म खत्म होगा तो वो रिवोक कर सकता है, कंडीशन के साथ दिया है, तो वो सामने वाला जो ग्रांटर था वो रिवोक भी कर सकता है। तो जैसे ही वो रिवोक करेगा आपका एजमेंटरी राइट खत्म हो जाएगा। सवाल, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, सेक्शन 35 जब आप पढ़ोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो उसके अंदर ये बताया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि मान के चलिए, एक इजी एग्जाम्पल है, मान के चलिए एक बंदा है, ठीक है, और उसको उसका प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, किसी और का प्रॉपर्टी है जो किसी और को देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए का एक फ्रेंड है मिस्टर बी, उसको कोई प्रॉपर्टी देना है, किसको, मिस्टर ए को देना है प्रॉपर्टी, किसे, अपने फ्रेंड को जो है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी देखा जो है मिस्टर सी का, ठीक है, अब मिस्टर ए चाहता है कि मैं वो प्रॉपर्टी मिस्टर बी को गिफ्ट करूं, इसके बदले में मिस्टर सी को मुंह मांगा पैसा दे देता हूं। ठीक है, मुंह मांगा मतलब मान के चलिए वो 5 करोड़ लगा दिया उस प्रॉपर्टी का रेट। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर सी के पास डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बोलता है कि या तो मिस्टर सी वो बेनिफिट ले और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, ठीक है, बेनिफिट एक्सेप्ट करे और ट्रांसफर कर दे, ठीक है, और या तो वो बेनिफिट को रिजेक्ट करके ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर को रिजेक्ट करके बेनिफिट छोड़ दे, दो ही कर सकता है ना। या तो वो बोलेगा कि भाई नहीं मुझे ट्रांसफर नहीं करना है, पैसा भी नहीं चाहिए, या तो वो पैसा लेके प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दे, दोनों में से कोई एक उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, चुनना, चयन करना। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, आपको जो सही लगे आप चूज कर सकते हो। तो ये यही है कि अगर मिस्टर, मान के चलिए यहाँ पे मिस्टर ए था, उसको मिस्टर बी को प्रॉपर्टी देना था, प्रॉपर्टी मिस्टर ए के पास नहीं है, मिस्टर सी के पास है। अब मिस्टर सी को या तो बेचना होगा तो पैसा देगा, या तो प्रॉपर्टी रखना होगा तो पैसा छोड़ देगा, दो ऑप्शन उसके पास है। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई कंडीशंस है, ठीक है, कि आप ट्रांसफर करो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आप ट्रांसफर नहीं करो तो आपका प्रॉपर्टी आपके पास रहेगा, बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, एक्सेप्ट द बेनिफिट एंड अलाउ द ट्रांसफर, ठीक है, या रिजेक्ट द ट्रांसफर और फॉरगेट द बेनिफिट। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल से वापिस से समझाता हूँ, मिस्टर ए है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसको मन कर रहा है कि मैं एक प्रॉपर्टी अपने दोस्त को मिस्टर बी को दूं। ठीक है, अब मिस्टर ए के सामने मिस्टर सी है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है। अब मिस्टर सी को मिस्टर ए बोलता है कि भाई मुझे प्रॉपर्टी चाहिए जो मिस्टर बी को देना है, ठीक है, ओनरशिप तुम्हारे पास है उस प्रॉपर्टी का, मैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन देता हूँ, मैं तुम्हें 5 करोड़ देता हूँ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तुम मिस्टर बी को दे दो। अब मिस्टर सी जो है इसके पास डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के तहत दो ऑप्शन है, या तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके बेनिफिट ले ले, बेनिफिट का मतलब क्या, 5 करोड़ ले ले, या तो वो प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफर रिजेक्ट कर दे कि भाई मुझे नहीं देना है, और वो जो बेनिफिट आ रहा था 5 करोड़ वाला वो कैंसिल कर देगा। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब आप एक चूज करो दूसरा कैंसिल कर दो, या दूसरा चूज करो एक कैंसिल कर दो, दोनों चूज नहीं कर सकते, दोनों कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, दो सवाल करते हैं फिर आपका जो है और डाउट रहेगा तो लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर। ठीक है, फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर का मतलब क्या, इसमें खुद ही आंसर छिपा हुआ है। फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर जो हुआ है वो बाय फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो बाय फ्रॉड हुआ है तो क्या समझ रहे हो आप, बाय फ्रॉड हुआ है तो गलत है ना ट्रांसफर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 53 जब आप पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो उसमें फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर के बारे में बताया गया। ठीक है, ये सेक्शन का मानना है
कि कोई भी बंदा किसी को अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बाय फ्रॉड, ठीक है, उसका इरादा जो है, उसका इंटेंशन गलत रहा हो, ठीक है, तो वो जो ट्रांसफर होगा वो वैलिड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा। ठीक है, क्या होगा? वैलिड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा। ठीक है, वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? वॉइडेबल का मतलब होता है कि जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी उसके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, कि ठीक है जाने दे, छोड़ हटा खत्म कर, या वो कोर्ट में साबित करे कि इसने फ्रॉड किया है और उस ट्रांसफर को इनवैलिड करार दे दे। ठीक है, ये हो सकता है। तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का जो सेक्शन 53 में है, ये बोलता है कि कोई भी बंदा अगर जिसको मतलब सामने वाले ने बाय फ्रॉड कोई ट्रांसफर किया है, तो उसके पास दो ऑप्शन है कि वो प्रॉपर्टी को अगर लगता है कि नहीं ठीक है जाने दो, तो ठीक है जाने दो भाई। अगर उसको लगता है कि नहीं इसको जो है वॉइड डिक्लेयर कराना है, तो आप वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है, ये है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं यार बार बार। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया है गुड फेथ अंडर सेक्शन 53A में। इफ द पर्सन रिसीविंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैड नो नोटिस ऑफ फ्रॉडुलेंट इंटेंट ऑफ द ट्रांसफरर, ठीक है, द ट्रांसफर इज नॉट अवॉइडेबल। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर मुझे मैं बहुत अच्छे से मतलब प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, ठीक है, और सामने वाले का फ्रॉड इंटेंशन मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो मैं चाहूं तो उस प्रॉपर्टी को वैलिड ही मान सकता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं तो सही था ना, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था और मुझे उस प्रॉपर्टी में फायदा भी है। ठीक है, तो मैं चाहूं तो उस प्रॉपर्टी को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करूं, मैं उस प्रॉपर्टी को वैलिड डिक्लेयर करके वो प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें एक्सेप्शन में है। इसमें दिया गुड फेथ आर इम्प्लाइज एज ऑनेस्ट बिलीफ एंड लैक ऑफ नॉलेज अबाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। ठीक है, अगर आपको फ्रॉडुलेंट इंटेंशन सामने वाले का पता नहीं था, उस कंडीशन में आप उस प्रॉपर्टी को रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें आपका फायदा होगा तभी आप रखोगे ना, नुकसान होगा तो आप रखोगे नहीं, नुकसान होगा तब तो आप पहले वर्ड डिक्लेयर करा दोगे। ठीक है, ये है। एक एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, एग्जाम्पल व्हेन ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी without giving him his ownership of the property with the intention to keep his assets out of reach of his creditor, such a transfer is called a fraudulent transfer। ठीक है, यहाँ पे क्या उसका इंटेंशन जो था वो एसेट को जो है वो करने का था, ठीक है, क्रेडिटर से दूर करने का था, तो इसका इंटेंशन यहाँ पे ट्रांसफर करने का क्या था, मतलब मेलिशियस था, चीट करने का था, तो यहाँ पे जो वो ट्रांसफर हुआ है वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है, इसमें एक केस लॉ भी दिया है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के लिए, करीम दास होना चाहिए, डैड दे दिया है मेरे हिसाब से, तो करीम डैड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर 1990 का केस है। इफ द होल ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, then no valid title can be passed to the transferee by using a forged and fabricated deed। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर पूरा ट्रांजैक्शन ही जो ट्रांसफर हुआ है वो फ्रॉड हुआ है, फ्रॉडली हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन के दौरान हुआ है, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट थे वो फर्स्ट थे, तो वो जो ट्रांसफरी के पास जाएगा वो टाइटल वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा। ठीक है, पांचवा क्या बोल रहा है, कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ठीक है, ये 6 मार्क्स में भी पूछा गया है कई बार, इसीलिए मैंने डाल दिया। कंडीशनल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीजें, ठीक है, जो होंगी या नहीं होंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, तब कहलाता है कंडीशनल ट्रांसफर। ठीक है, मान के चलिए एक एग्जांपल से बताता हूं, यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिए सेक्शन 25 of the property transfer of property act states that any transfer that occurs upon the fulfillment of a condition imposed on the other party is a conditional transfer। For instance, A agrees to transfer his property to B if B gets selected for a job। ठीक है, the condition imposed by A for B to get a job in is an example of a condition। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि मान के चलिए मिस्टर ए है, ठीक है, उसने मिस्टर बी को बोला कि आप अगर सरकारी नौकरी पा लोगे ना तो मैं आपको मेरा एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा।
ठीक है। तो यहाँ जो ट्रांसफर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सरकारी नौकरी होने या नहीं होने पर। अगर सरकारी नौकरी होगा तो मिस्टर ए जो है ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी, अगर सरकारी नौकरी नहीं होगा तो वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी को नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कंडीशनल है, विद कंडीशन। अगर कोई प्रॉपर्टी विद कंडीशन ट्रांसफर होता है कि भाई ये पर्टिकुलर जो कंडीशंस है वो अगर फुलफिल कर पाते हो तो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, नहीं तो नहीं होगी। मान के चलिए मिस्टर ए है, उसने किसी को बोला कि तू सीईटी एग्जाम में 90% स्कोर करेगा तो मैं मालाड वाला प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुमको ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, अब वो जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, 90% मार्क्स ऑन सीईटी। ठीक है, अब सीईटी का मार्क्स आएगा तो ट्रांसफर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ये है कंडीशन के साथ किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना या ना होना। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है फॉर अ कंडीशनल ट्रांसफर टू बी वैलिड द इम्पोज्ड कंडीशन शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय शुड नॉट बी। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर ये जो कंडीशनल ट्रांसफर है वो तब वैलिड होगा जब वो कंडीशन जो इम्पोज्ड किया है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल कि मान के चलिए मैंने बोल दिया मेरे लड़के को कि तू अगर मतलब प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करेगा तो मैं तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये कंडीशन, ये जो ट्रांसफर है वो वैलिड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन का जो काम है वो अपने आप में प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। ठीक है, मैंने किसी को बोल दिया कि तू किसी का मर्डर कर देना, ठीक है, मान के चलिए मैंने बोल दिया राजू को कि तू श्याम का मर्डर कर देना तो मैं तुमको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, मर्डर करना प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ना, किसी का कोई मर्डर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। तो अगर आपने ऐसा कोई कंडीशन रखा है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो ट्रांसफर, कंडीशनल ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा है शुड नॉट बी एन एक्ट दैट इन्वॉल्व फ्रॉडुलेंट एक्ट। ठीक है, कोई ऐसा एक्ट जो है कंडीशन के तौर पे नहीं दिया जाना चाहिए जो बाय फ्रॉड हो, मतलब फ्रॉडुलेंट हो। तीसरा है शुड नॉट बी एनी एक्ट दैट इज इम्पॉसिबल, कोई ऐसा काम नहीं देना चाहिए जो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल का मतलब क्या, एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताऊं कि कोई लड़की है, ठीक है, उसको बोल दिया मैंने शादी के बाद कि अगर तू 3 बच्चा एक साथ जन्म देती है ना तो मैं तुमको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। कोई भी महिला जुड़वा बच्चा तो दे भी सकती है, 3 बच्चे नहीं दे सकती ना, इम्पॉसिबल है। तो ऐसा कोई एक्ट जो इम्पॉसिबल है और वो कंडीशन के तौर पे दिया गया है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा एक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो भी वैलिड नहीं होगा। कोई ऐसा एक्ट जो इमोरल है और वो कंडीशन के तौर पे दिया गया है तो वो वैलिड नहीं होगा। एनी एक्ट दैट इनकॉज एनी हार्म टू एनी पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, किसी के प्रॉपर्टी को आग लगा देने के लिए आपने बोला, ठीक है, उसके बदले में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक्ट जो है किसी के प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहा है। तो ये आ गया आपके एक्सेप्शन में कि अगर ऐसा कोई कंडीशन लगाया जाता है तो वो कंडीशनल ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स ट्रांसफर प्रॉपर्टी बी टू वाई अंडर द कंडीशन दैट वाई मर्डर्स जेड। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर होगा वो वाइड होगा, क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन रखा था वो लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है, ये तो मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसके अंदर, किसके अंदर, कंडीशनल ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, इसके बाद इसमें टाइप्स भी दिया है। पहला टाइप है आपका कंडीशन प्रेसिडेंट, दूसरा टाइप है कंडीशन सब्सिक्वेंट, तीसरा टाइप है कंडीशन कोलैटरल। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट जो है सेक्शन 26 में समझाया गया है। इसमें बोला गया है एग्जाम्पल में, इफ ए एग्रीज टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी ऑन द कंडीशन दैट बी obtains the consent of X, Y and Z before getting married, and Z dies giving consent, substantially compliance may be considered if B obtains the condition of X and Y। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन प्रेसिडेंट का कि भाई किसी ने कंडीशन रखा, ठीक है, कि अगर तुम मिस्टर ए से, मिस्टर बी से, मिस्टर सी से
ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर लेके आ गए तो मैं तुम्हें अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं, ठीक है। और वो बंदा गया और उसने मिस्टर ए से ले लिया, मिस्टर बी से ले लिया, और उसी दरमियान मिस्टर सी जो था वो डेथ हो गया था, ठीक है, उनका डेथ हो गया, तो मिस्टर सी का सिग्नेचर नहीं ले पाया। तो ये जो सब्सटेंशियल कंप्लायंस है, मतलब उसने 2 से तो ले लिया, तीसरा से नहीं लिया, ठीक है, तो भी ये कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कंडीशन प्रीसीडेंट। दूसरा है आपका कंडीशन सब्सिक्वेंट, ये सेक्शन 29 में समझाया गया है, ठीक है। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये अपन 6 मार्क्स में लिख रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में लिखें, इसीलिए हमने टाइप्स को भी कवर किया है। कंडीशन सब्सिक्वेंट सेक्शन 29 में समझाया गया है। इसमें बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, इफ ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्स to B on the condition that B must score above 75% in his university exam. The transfer will only be finalized if B achieves the required marks. If B fails to meet this condition, the transfer will break down and property will revert back to A. ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर मान के चलिए मिस्टर ए है, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, किसको, मिस्टर बी को, अपने मलाड का प्रॉपर्टी, और कंडीशन ये रखा था कि तुम्हारा 75% अगर प्रॉपर्टी मतलब मार्क्स आ जाएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो प्रॉपर्टी ये जो ट्रांसफर है वो फाइनल माना जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा 75% मार्क्स नहीं आया, ठीक है, तो ट्रांसफर जो मैंने तुमको किया था वो मैं वापस ले लूंगा, ठीक है। तो अगर वो 75% लाएगा तब तो उसको मिल जाएगा, नहीं लाएगा तो वो रिवर्ट ले लेगा। तो इसी को बोला जाता है कंडीशन सब्सिक्वेंट। तीसरा है कंडीशन कोलैटरल, इसको बताया गया है, इसका कोई सेक्शन नहीं है, इसमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्स टू बी on the condition that B must maintain A's wife C for a period of 10 years. B must comply with this condition to validate the transfer. Failure to comply with will result in the breakdown of the transfer of property will not be transferred to B. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर A है, ठीक है, उसने अपना मलाड का प्रॉपर्टी B को ट्रांसफर किया, ठीक है, और कंडीशन ये था कि वो मिस्टर सी के जो वाइफ है उसको जो है मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, 10 साल के लिए। अगर भी वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है, सी की जो वाइफ है उसको जो है देखभाल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसका जो ट्रांसफर था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा। ये हो गया कंडीशन कोलैटरल, ठीक है। 6th क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर का मैंने आप लोगों को बताया था। ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब क्या होता है, ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब होता है हु इज नॉट ट्रू ओनर, ठीक है, बट अपियर्स टू ट्रू ओनर। कोई ऐसा बंदा जो ओनर नहीं है रियल, ठीक है, बस वो दिखने में ऐसा लगता है कि वही रियल ओनर है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी बताया था, मान के चलिए कोई बंदा है, ठीक है, मिस्टर ए है, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मिस्टर ए है, ठीक है, वो अपने प्रॉपर्टी को मिस्टर बी को छोड़ के गया, कहाँ गया, लंदन। अब मतलब वो 10 साल से नहीं आ रहा है, वो प्रॉपर्टी मिस्टर बी के पास है। जिस दिन मिस्टर ए ने दिया ना मिस्टर बी को, उसी के दूसरे दिन वहां पे मिस्टर सी रहने आ गया बाजू बाजू में। अब मिस्टर सी को 10 साल से ये पता है कि वो प्रॉपर्टी किसका है, मिस्टर बी का, क्योंकि उसने मिस्टर ए को देखा ही नहीं था, ठीक है। तो अब मिस्टर सी के नजर में तो मिस्टर बी ही ओनर हो जाएगा ना, क्योंकि मिस्टर बी ही उसके सामने उस प्रॉपर्टी का देख रेख करता था, वहां पे फूल बगीचा सब सींचता था, ठीक है, जो भी ये स्टाफ थे उनका पैसा देता था, सब कुछ वही करता था। तो अब मिस्टर सी के नजर में ओनर कौन हो गया, मिस्टर बी। लेकिन ये ट्रू ओनर है क्या, नहीं है। तो मिस्टर बी यहाँ पे कौन सा ओनर हो गया, ऑस्टेंसिबल ओनर। ये सिर्फ ये देखने में ऐसा लगता है, उसके हाव भाव से ऐसा पता चलता है कि यही रियल ओनर है, लेकिन वो रियल ओनर होता नहीं है, ठीक है। तो वो होता है ऑस्टेंसिबल ओनर। तो अगर ऑस्टेंसिबल ओनर को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है ट्रू ओनर के बिहाफ में, तो वो कैसे करेगा, तो वो ऐसे करेगा
कि वो जो ट्रू ओनर है उससे कंसेंट लेगा, ठीक है, कि भाई ये प्रॉपर्टी मुझे बेचना है, या अगर उसी ने बोल दिया कि भाई इस प्रॉपर्टी को बेच दो तो वो कंसेंट देगा, अपना मतलब राजीनामा देगा कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी बेचा जा सकता है। अगर ट्रू ओनर ने कंसेंट नहीं दिया है उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए और वो जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो बेच देता है प्रॉपर्टी को, तो वो प्रॉपर्टी वैलिड ट्रांसफर नहीं कहलाएगा। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सेक्शन 41 of the Transfer of Property Act deals with transfer by ostensible owner. An ostensible owner is someone who appears to be the real owner of a property and is allowed to represent themselves as such through they are not the true owner। ठीक है, उनको ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है या वो ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है जैसे पता चले कि वही रियल ओनर है। ठीक है, तो देखिए, व्हेन द रियल ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी अलाउज अनदर पर्सन टू अपीयर एज द ओनर। मैं मान के चलिए मिस्टर ए अगर उसको मिस्टर बी को प्रॉपर्टी नहीं देता तो वो मिस्टर बी उस प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर लगता क्या? नहीं लगता। तो उसको रियल ओनर बनने का अधिकार दिया किसने? रियल ओनर ने। ठीक है, तो रियल ओनर ही किसी प्रॉपर्टी को किसी तीसरे बंदे को ऐसे अपीयर होने के लिए बोलता है कि जैसे वो ट्रू ओनर हो। ठीक है, अब देखिए, दैट पर्सन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन and the transferee buyer act in good faith and has taken reasonable care to verify the transfer's ownership, then the transfer cannot be challenged by the real owner। ये बोल रहा है that the person transferred the property for consideration and the transferee buyer acted in good faith and has taken reasonable care to verify the transferor's ownership, then the transfer cannot be challenged by the real owner। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी ले रहा था, उस प्रॉपर्टी को लेते समय उसने पूरा रीजनेबल केयर लिया, ओनरशिप वगैरह सब देख लिया, ठीक है, ये पूरा ओनरशिप वगैरह सब उसी का था। बाद में अगर कोई रियल ओनर चैलेंज करता है उस प्रॉपर्टी के लिए तो वो चैलेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो ले रहा था उसने गुड फेथ में लिया और उसने पूरा देखा कि भाई प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरर है उसका ओनरशिप था उस प्रॉपर्टी पे, तब उसने लिया है, तो रियल ओनर उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन नहीं दिया है। ठीक है, एक्सेप्शन ये है कि अगर ट्रू ओनर जो है रियल ओनर उससे कंसेंट नहीं लिया होगा, ठीक है, ये जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, तो वो जो ट्रांसफर है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर वो कंसेंट लिया होगा तभी वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। ये एक्सेप्शन है लेकिन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स बोनाफाइड परचेजर हु आर मिसलीड बाय अपीयरेंस प्रोवाइडेड एक्ट इन गुड फेथ एंड विद ड्यू डिलीजेंस। एग्जांपल, ए अलाउज हिज सन बी टू अपीयर एज द ओनर ऑफ अ हाउस। ठीक है, ए कोई बंदा है, उसने अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे रखा है। ठीक है, बी सेल्स द हाउस टू सी। ठीक है, बी जो है उस प्रॉपर्टी को बेच देता है। ए बायर हु पेज मनी एंड चेक्स द प्रॉपर्टी पेपर। ठीक है, जो बंदा ले रहा था वो प्रॉपर्टी, उसने पैसा भी पे कर दिया और पूरा प्रॉपर्टी का पेपर वगैरह सब चेक कर लिया। ठीक है, ए कैन नॉट क्लेम बैक द हाउस फ्रॉम सी बिकॉज ही अलाउड बी टू अपीयर एज द ओनर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि बाद में ए ये नहीं बोल सकता है कि मेरा बेटा जो प्रॉपर्टी बेचा था वो गलत है। ठीक है, क्योंकि उसने अपने बेटे को ही अपने प्रॉपर्टी का ओनर के तौर पे प्रदर्शित किया था, उसने बताया था कि यही प्रॉपर्टी का ओनर है। ठीक है, और वो बंदा ऐसे अपीयर हो रहा था कि जैसे वही प्रॉपर्टी का ओनर है। ठीक है, और ओनरशिप लेते समय जो बायर था वो भी पूरा अवेयर था, उसने पूरा प्रॉपर्टी का पेपर चेक किया था। ठीक है, तब ये कंडीशन अप्लाई होगा और सामने वाला क्लेम नहीं कर पाएगा उस प्रॉपर्टी परपेचुइटी। ठीक है, ये सेक्शन 14 में बताया गया है। इसमें ये बोलता है इट प्रिवेंट्स द क्रिएशन ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इंटरेस्ट दैट में डिले द वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। क्या हुआ? अरे हाँ, सॉरी 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 सर, मैं 8वां पढ़ दिया सीधा। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया, मैं वो दूसरे ही स्लाइड में था ना तो मैं वो देखा नहीं, सॉरी, माय अपोलॉजी। ठीक है,
सातवां सवाल है इजमेंट ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, इजमेंट ऑफ नेसेसिटी का मतलब क्या है? मतलब ऐसा जरूरत है जहां पे इजमेंटरी राइट चाहिए। ठीक है, पहले से क्रिएट नहीं हुआ था, बाय प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला है, बाय कस्टम नहीं मिला है। ठीक है, कोई मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और वहां पे पहले से कोई रास्ता नहीं था, तो आपको आने जाने का रास्ता तो चाहिए, घर में पैक तो रहोगे नहीं। तो उस समय पे जो आपको प्रॉपर्टी का, जो किसी के प्रॉपर्टी पर जो चलने का अधिकार मिलेगा वो बाय नेसेसिटी मिलेगा। ठीक है, तो यही होता है इजमेंट ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, पढ़ देता हूं तो थोड़ा क्लियर होगा आप लोगों को। एन इजमेंट ऑफ नेसेसिटी इज अ टाइप ऑफ इजमेंट, ठीक है, दैट अराइजेस व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी। मैंने अभी बताया कि अगर मान के चलिए आपने कोई प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, उससे पहले उस प्रॉपर्टी के लिए कोई रास्ता नहीं था आने जाने का। ठीक है, वो प्रॉपर्टी एज इट इज वहां पे था, लेकिन अब आपने वो प्रॉपर्टी लिया है तो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो एंजॉय कर पाओगे ना। तो उस प्रॉपर्टी से जब बाहर निकलोगे तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो कैसे निकलोगे? तो वहां पे तो जरूरी है निकलना। ठीक है, तो जहां पे एब्सोल्यूट नेसेसरी होता है आपको किसी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए, तो वहां पे जो आपको इजमेंटरी राइट मिलता है वो बाय नेसेसिटी मिलता है, इसीलिए उसको इजमेंट ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो है लीगल बेसिस ये है, सेक्शन 13 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, ए सेल्स पार्ट ऑफ हिज लैंड टू बी। ठीक है, ए जो है अपने प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट मिस्टर बी को बेचता है। ठीक है, बट बीज लैंड हैज नो वे टू रीच द पब्लिक रोड एक्सेप्ट थ्रू एज लैंड। ठीक है, बी ने जो पार्ट खरीदा है प्रॉपर्टी बी ए से, उस प्रॉपर्टी का पहले से कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, उसको अगर जाना है तो मिस्टर ए के लैंड से ही अब वो जा सकता है बाहर। बी हैज एन इजमेंट ऑफ नेसेसिटी ओवर एज लैंड फॉर एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे बी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बाहर जाने का सिवाय ए के लैंड के। तो यहाँ पे जो बी यूज करेगा ए का लैंड, यहाँ पे वो नेसेसिटी है। ठीक है, तो यही है इजमेंट ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, तो ये कब मिलता है? जब कोई लैंड जो है लैंड लॉक्ड हो, मतलब उसके चारों तरफ आने जाने का कोई और पर्याय ना हो, तो उस कंडीशन में वो किसी के लैंड का इस्तेमाल करेगा। वो जिसके भी लैंड का इस्तेमाल करेगा वो ईजमेंट बाय नेसेसिटी कहलाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो ये होता है ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का मानना यह है, एक लाइन में बोलूं तो, कि कोई भी प्रॉपर्टी को आप अनिश्चित काल तक अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, आप बेचोगे तभी तो कोई खरीदेगा, तभी तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, आदान प्रदान होगा, तो कोई जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास जाएगा। समझ रहे हो? तो ये क्यों है ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी? इसका मानना है, ये अंडर सेक्शन 14 में समझाया गया है। ये बोलता है इट प्रिवेंट्स द क्रिएशन ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इंटरेस्ट दैट में डिले द वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड। ये बोलता है, मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कोई बंदा है उसको एक प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफर करना है, तो वो बंदा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के साथ ये कंडीशन नहीं लगाएगा कि मेरा 7 पुश्त उस प्रॉपर्टी को बेच ना पाए। ठीक है, ऐसा, या मेरा 2-3 पुश्त जो है 3 जनरेशन उस प्रॉपर्टी को बेच ना पाए, ऐसा कोई मतलब इंडिफिनिट पीरियड के लिए कोई भी उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करके नहीं जा सकता। ठीक है, आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है, आप अपने बेटे को दे दो, उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब 2 पुश्त नहीं बेच पाए, 3 पुश्ते नहीं बेच पाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये बोलता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको बेचना है तो आप मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स जो है, आप 1 लाइफ, ठीक है, और 21 ईयर तक अपने पास किसी प्रॉपर्टी को रख सकते हो। कितना? 1 लाइफ प्लस 21 ईयर। उससे ज्यादा वो प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो उस प्रॉपर्टी का इलीगल यूज कर रहे हो आप। ठीक है, सेक्शन 14 सीधा सीधा बोलता है।
ठीक है। इसका ये मानना है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप इंडिफिनिट पीरियड के लिए आप अपने पास रखते हो तो सरकार सब ऐसे ही करेंगे फिर। ठीक है, मेरे पास प्रॉपर्टी है मैं नहीं बेचूंगा, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं बेचोगे, सामने वाले के पास प्रॉपर्टी है नहीं बेचेगा। अगर इसी तरीके से जिसके पास जो लैंड है वो वैसे ही रह जाए, कोई बेचे ना कोई खरीदे ना, तो अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो वो खरीदेगा कहाँ से? ठीक है, जिसके पास ज्यादा जमीन है वो करेगा क्या लेकर के? सरकार का रेवेन्यू कैसे क्रिएट होगा? तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का सिद्धांत लाया गया और इसमें बताया गया कि कोई भी प्रॉपर्टी अनिश्चित काल तक आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप एक लाइफ, ह्यूमन लाइफ कितना होता है 60 साल और प्लस 21 ईयर, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का आपके पास कब्जा जो होगा वो 80 साल 81 साल जो भी है एक लाइफ और प्लस 21 ईयर, उसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना ही होगा। ठीक है, तो ये है, इसमें एग्जांपल दिया है एक, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बीज अनबॉर्न चाइल्ड टू टेक इफेक्ट 50 years आफ्टर एज डेथ द ट्रांसफर इज वॉइड एज इट वायलेट्स द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक है, ए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है मिस्टर बी के सन को, ठीक है, जो अनबॉर्न है, ठीक है, और ये जो ट्रांसफर होगा वो 50 साल बाद होगा। ठीक है, तो ये भी ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 साल तक उसके कब्जे में रह जाएगा फिर प्रॉपर्टी और वो ट्रांसफर ही भी नहीं होगा किसी के पास। तो ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के खिलाफ है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको ट्रांसफर करना है इमीडिएट कीजिए। ठीक है, और इमीडिएट करने के बाद भी अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास ऐसा है जो यूज नहीं हो रहा है तो आपको 1 लाइफ प्लस 21 ईयर तक ही उसको आप अपने पास रख सकते हैं, बाकी उसको फिर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, तो अननेसेसरी आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या अगर कोई ट्रांसफर किया है जो एग्जिस्ट करेगा 50 साल बाद या 60 साल बाद, तो ऐसा भी आप इस एक्ट के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के यह है कि अनिश्चित काल तक किसी प्रॉपर्टी को मतलब ऐसे नहीं रखा जा सकता। परफॉर्मेंस सेक्शन क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस मैंने आप लोगों को एग्जांपल में भी बताया था पिछले लेक्चर में, अभी भी बताता हूँ। ये सेक्शन 53A में लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या था स्टोरी पूरा कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, ठीक है, मान के चलिए मिस्टर ए को कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, एग्जाम्पल से समझते हैं इजीली। मिस्टर ए है, उसको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है। ठीक है, मिस्टर बी को कोई प्रॉपर्टी बेचना है। मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है दोनों में प्रॉपर्टी का डील हुआ 25 लाख में। ठीक है, 25 लाख में। अब मान के चलिए यहाँ पे मिस्टर ए ने बोला कि भाई मैं तुमको 5 लाख दे देता हूँ। ठीक है, और मिस्टर बी ने बोला कि भाई तुम 5 लाख दोगे तो मैं तुमको जो है प्रॉपर्टी के जो सारे पोजीशन है मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है, तो मिस्टर ए ने अपना पार्ट परफॉर्मेंस किया, 5 लाख दिया। ठीक है, मिस्टर बी ने अपना पार्ट परफॉर्मेंस किया, पोजीशन दे दिया। ठीक है, अब मिस्टर ए जब 20 लाख देगा बाकी वाला, ठीक है, और मिस्टर बी जो है अपना डॉक्यूमेंट देगा प्रॉपर्टी का और ट्रांसफर करेगा ओनरशिप, तो ये हो जाएगा ना फुल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो पार्ट परफॉर्मेंस का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी में पार्टली दोनों पार्टी ने अपने अपने राइट को जो है वो कर दिया, मतलब ड्यूटी को फुलफिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए मिस्टर ए को जो है मिस्टर सी ने लालच दिया। ठीक है, कि भाई तुम जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो मिस्टर बी को 25 लाख में, मैं तुमको उसका 50 लाख देता हूँ। ठीक है, तुम वो प्रॉपर्टी उसको मत दो। अब यहाँ पे हो सकता है ए के मन में लालच आ जाए, बी के मन में यार उससे अभी 5 लाख ही दिया है, ठीक है, और सिर्फ पोजीशन ही तो दिया है, उसका तो पेपर दिया ही नहीं है मैंने अभी, तो ऐसा करते हैं कैंसिल कर देते हैं उसको। तो वो कैंसिल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो मिस्टर ए है उसने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट में ईमानदारी से फुल नियत के साथ जो है मतलब 5 लाख दिए। उसका ये भी इरादा नहीं था कि मैं अपना पोजीशन जो है मतलब मैं अपना जो आगे का पैसा है मैं कैंसिल कर दूं, नहीं दूं, ऐसा भी तो उसका वो नहीं था मनसा। ठीक है, तो जब कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जहाँ पे सामने वाला वो फुल परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो,
ठीक है, कंसिडरेशन भी दे दिया हो, ठीक है, तो उस परिस्थिति में सामने वाले पोजीशन वापस देने के लिए अधिकार नहीं रखता। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर्टी वापस नहीं करूं तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पोजीशन में है। ठीक है, मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया था, मैंने अच्छे से पैसा भी दिया था और मैं बाकी का पैसा देने के लिए भी रेडी हूं। मैंने ऐसा तो बोला नहीं कि मैं पैसा आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो पार्ट परफॉर्मेंस वाला वो है, वो सामने वाले को राइट देता है एक तरह से। ठीक है, ये होता है। मैं पर तो बनता ही है ना, हाँ बनता ही है ना, कोई भी प्रॉपर्टी। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ करेक्ट है, सही बात है, सही बात है। अगर ऐसा रहता है ना तो वहां पे एग्रीमेंट बनाया जाता है, ये करेक्ट है। ठीक है, अभी देखो इसमें पढ़ देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज लेड डाउन इन सेक्शन 53A of the Transfer of Property Act. It provides protection to a transferee who has acted on a contract of transfer even if the transfer is not formally completed. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे की फीचर दिया है, अप्लाइज व्हेन देयर इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो सर, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तब ये अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे वर्बली आप बोलोगे तो नहीं होगा। ठीक है, द ट्रांसफरी हैज टेकन पोजेशन, जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो पोजेशन में होना चाहिए। ठीक है, इन पार्ट परफॉर्मेंस द ट्रांसफरी हैज परफॉर्म्ड और विलिंग टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो बंदा जो प्रॉपर्टी लिया है वो पूरा रेडी है कि भाई मैं पूरा पार्ट फुल परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा जो पैसा बाकी है 20 लाख, पैसा लो खत्म करो। ठीक है, द ट्रांसफरर कैन नॉट देन डिनाई द ट्रांसफर एंड एविक्ट द ट्रांसफरी। ठीक है, ये सब होने के बाद जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरर है, जिसको प्रॉपर्टी देना था, ऑनरशिप का पेपर देना था, वो डिनाई नहीं कर सकता है और उसको खाली भी नहीं करा सकता है। ठीक है, तो इसका एसेंस क्या है इस सेक्शन का 53A का, ये जो है एक तलवार के तहत, मतलब शील्ड के तहत, शील्ड का मतलब क्या होता है, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच के तहत काम करता है। किसके लिए, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी। ठीक है, और जिसने अपना पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया था। इसमें एग्जांपल दिया है, ए अग्रीज इन राइटिंग टू सेल लैंड टू बी, B pays the price and takes the possession, but the sale deed is not registered. A cannot later evict B claiming ownership if B is ready to fulfill his part. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा आगे बता दिया है कि A जो है प्रॉपर्टी खरीदता है B से। ठीक है, पोजेशन भी ले लेता है, पैसा भी दे देता है, लेकिन उसमें अभी पेपर वगैरह सब नहीं बना है। ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ सेल डीड। ठीक है, तो यहाँ पे ए डिनाई नहीं कर सकता है कि भाई पेपर ही रजिस्टर नहीं हुआ है तो अभी मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचना है ना। अपने ए ने अपना पूरा परफॉर्मेंस दे दिया है, पैसा भी दे दिया है, पोजीशन भी ले लिया है, तो अब आप उसको खाली नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसने अपना पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया है, आपने भी अपना पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया है, पोजीशन दे दिया है, तब आप उसको एविक्ट नहीं कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज 10वां, ऑस्टेंसिबल ओनर। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई बंदा जो रियल ओनर नहीं होता है किसी प्रॉपर्टी का। ठीक है, लेकिन वो ऐसा अपीयर होता है कि वही रियल ओनर है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ऑस्टेंसिबल ओनर। ये हो गया इजी। एग्जाम्पल है, ए अलाउज हिज वाइफ टू अपीयर एज द ओनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, सी सेल्स इट टू बी फॉर फेयर वैल्यू, बी चेक्स डॉक्यूमेंट एंड बाइज इन गुड फेथ। ए कैन नॉट लेटर डिनाई द सेल एज ही अलाउड दी फॉल्स अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम्पल में ऑस्टेंसिबल ओनर के तौर पर कि अगर ए है, उसने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी का ओनर अपीयर किया। ठीक है, मतलब लोगों को दिखाया कि मेरी वाइफ ही प्रॉपर्टी का ओनर है। ठीक है, और उसने प्रॉपर्टी बेच दिया बी को। बी ने सारा डॉक्यूमेंट भी देखा गुड फेथ में कि भाई उसी के नाम से है, उसकी वाइफ के नाम से ही है। ठीक है, अब ए बाद में क्लेम नहीं कर सकता है कि नहीं वो तो मेरी वाइफ को तो मैंने इसे ही ओनर बनाया था, वो ओनर है ही नहीं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है,
सामने वाले ने प्रॉपर्टी का पेपर चेक किया गुड फेथ में और उसने प्रॉपर्टी का पैसा भी दे दिया, तो अब आप बाद में वो नहीं कर सकते हैं, उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लोगों को याद हो डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टोपल आता है, ठीक है। इस्टोपल का मतलब क्या कि आपने जब एक बार प्रॉपर्टी बेच दी, भले ही आपने झूठ बोला हो, ठीक है, और बाद में आपके पास पोजीशन आया हो, तो आप भी फिर भी सामने वाले को रोक नहीं सकते, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे भी इस्टोपल का डॉक्ट्रिन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि भाई आपने किसी को ऑनर बना दिया, मतलब और सामने वाले को लग गया कि यही ऑनर है, तो अगर वो प्रॉपर्टी बेचता है, सामने वाला गुड फेथ में खरीदता भी है, वो डॉक्यूमेंट अपने लेवल पे चेक भी करता है, तो बाद में आप उसको डिनाई नहीं कर सकते।